Morning everyone. Now we are continue discuss about the chapter 1 of history of class 10th, the rise of nationalism in यूरोप। इसी रेफरेंस में हम अगला टॉपिक को देखते हैं। इसके पहले हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को डिस्कस किया था। आज ब्रिटिश को देखते हैं, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटिश में क्या कंडीशंस थी। द ब्रिटेन The formation of the nation state was not a result of the drawn out process. As the English nation steadily grew to the wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation and the islands. The Act of Union 1707 between the England and Scotland जिसको कहते हैं, that resulted to the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by the English member. The English helped the Protestant of Ireland and to establish their dominances over a large Catholic country. Catholic revolt against the British dominance were suppressed. A new British nation was forged through the propagation of the dominance English culture. देखिए, अगर आप कभी इंग्लैंड का मैप देखें तो इंग्लैंड 3 टुकड़ों में डिवाइड है ना, और 3 टुकड़ों को जो है यूनाइट करना जब किया गया तो उसका नाम यूनाइटेड किंगडम पड़ा। और ये एक कानून के थ्रू 1707 में जो है स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो थे, क्रिश्चियन में 2 विंग्स होते हैं, मतलब 2 ग्रुप होते हैं। एक होते हैं प्रोटेस्टेंट, दूसरा होते हैं कैथोलिक ना। तो आपका वेल्स मतलब तो थ्रू द पार्लियामेंट ना, आप कह सकते हो स्कॉटलैंड को जोड़ा गया यूनाइटेड किंगडम में। और इसके अलावा जो है इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट किया, और जो इसका साउथ आयरलैंड का हिस्सा था इसको भी इन्होंने जो है थ्रू द पावर एंड प्रेशर ना, इसको देश के रूप में कंट्रोल किया। और एक मतलब तीनों टुकड़ों को जोड़ करके, तो कहीं ना कहीं इसके फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हो कि पावर, मिलिट्री और पार्लियामेंट का यूज़ किया गया है। और ये जो है एक संयुक्त यूनाइटेड किंगडम के रूप में, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन के रूप में ये इंग्लैंड को आज जानते हैं। कभी आप इंग्लैंड का नक्शा देखते, इंग्लैंड 3 टुकड़ों में बचा हुआ है। एक टुकड़ा ऊपर है जो छोटा सा है, बीच वाला पोर्शन पतला और लंबा है ना, और नीचे वाला पोर्शन भी छोटा सा है। तो ये तीनों टुकड़ों को मिला करके जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। एक आपका स्कॉटलैंड का इलाका है, एक जो है आयरलैंड जिसको आप कहते हो आयरलैंड का इलाका है, और तीसरा जो इनका मेन लैंड था उसको मिला करके जो है इंग्लैंड को सामूहिक रूप से किया गया। इसमें ख़ास तौर पे देखिए बहुत सीधी बात है, इसमें पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया गया 1707 में कानून बना करके। पहली बात, इसमें जो है कहीं ना कहीं आर्मी या मतलब जो है प्रेशर का भी इस्तेमाल किया गया। और तीसरी बात जो है रिलीजन मीन्स कि जो आपने देखा कि जो कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट जो थे उनकी जो क्लास था, इसका फ़ायदा लेकर के जो है उन्होंने इनके साथ जोड़ा गया। तो इस तरह से देखते हैं। अब आते हैं, नया टॉपिक हमारा है विजुलाइजिंग द नेशन। आर्टिस्ट ऑफ द 18 एंड 19th सेंचुरी फाउंड द वे टू द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। उस समय के जो कलाकार थे उन्होंने देश या नेशन के कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप देने के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इमेजिन की, या कोई ना कोई आप कह सकते हो कि मतलब जो है संरचना बनाई, और उस संरचना से देश की फीलिंग्स को अटैच किया।
जैसे कि अगर सिंपल वर्ड में आप देखें तो इसे आज माने कि बंकिम चटर्जी ने भारत माता का नक्शा दिया। देखिए भारत माता को एक देवी के रूप में या एक माता के रूप में पर्सनलाइज किया गया, जिसको पर्सनाइफिकेशन कहते हैं, और पूरे भारत के लोग उसको माता के रूप में देखे। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी हुई। इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंट द कंट्री एज इफ इट वेयर ए पर्सन, नेशन वेयर देन पोर्ट्रेट ए फीमेल फिगर। Similar female agrees were invented by the artist in the 19th century to the represent the nation। और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल इमेज को ख़ास तौर पे प्रमोट किया, जिससे आपने देखा कि भारत है, भारत नक्शा देखिए, उन्होंने भारत माता के रूप में आइडेंटिफाई किया ना। ऐसे ही मैरिनिया और जर्मीनिया का नाम आता है आपकी एनसीईआरटी बुक में, अगर आपने देखा होगा तो वो चित्र भी है मैरिनिया जर्मीनिया। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को उस जो आप कह सकते हो कि एलेगोरीज जो थी या जो संरचना थी उससे अटैच किया गया, और इससे भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा मिला। एक फीमेल कैरेक्टर का आप कह सकते हो, एक काल्पनिक दृश्य कह सकते हो, जो कि उन्होंने देश के साथ जोड़ा और लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी। इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक आप देखते हैं, नेशनलिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करके। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर द 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बल्कान। देखिए दिक्कत क्या आएगी, जब हर देश में नेशनलिज्म की फीलिंग होगी तो कहीं ना कहीं क्लैश होगा, क्लैश माने टकराव होगा, और एक देश दूसरे देश को हराने के लिए या पिछाड़ने के लिए काम करेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये 1871 में बल्कान रीजन जो है वहाँ पे कई देश जो है एक दूसरे को हराने या पिछाड़ने के पर्पज़ से लड़ने लगे। कहीं ना कहीं उनका जो मेन फंडा था एक्सपेंसन। एक्सपेंसन माने अपने राज्य को बढ़ाना, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना। जैसे कि आज के समय में चाइना, देखिए चाइना में देखिए आप साउथ चाइना सी हो या लद्दाख हो या आप कह सकते हो कि रूस हो या तिब्बत हो, चाइना सभी को, या हांगकांग हो, सभी पे कब्जा करना चाहता है, अपने देश को बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल यहाँ पे यूरोप में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था 1871 में। करें ए लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अधिकांश हिस्सों पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। द बल्कान वाज रीजन ऑफ द जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग द मॉडर्न डे ऑफ। उस समय का बल्कान आज के रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया जहाँ सिकंदर था, सिकंदर नाम आपने सुना होगा, सिकंदर मैसिडोनिया का ही था। क्रोटिया, बोस्निया, हर्गोज़वानिया, स्लोवानिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो जो भी है, ये जो देश हैं ये देश आज के समय के हैं, लेकिन पुराने समय में ये इलाका जो था ये बल्कान रीजन कहलाता था। और कहते हैं कि हुज इनहेबिटेंट्स वेयर ब्रॉडली नोन फॉर स्लेव्स। और यहाँ पे अधिकांश लोग रहने वाले जो थे वो स्लेव या गुलाम थे यूरोपियंस के। द बल्कान पीपुल बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस। अधिकांश यूरोपीय देशों का यहाँ पे कब्जा था और यहाँ के लोग गुलाम थे। यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रता चाहते थे, वो इंडिपेंडेंस चाहते थे यूरोपियन पावर्स के चंगुल से। और यूरोपियन पावर्स जो थी वो इस क्षेत्र पे अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहती थी फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर स्प्रेड देयर कॉलोनी। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। करें द बल्कान स्टेट्स वेयर fiercely jealous to each other and each hope to gain more territory to expand the others। और यूरोप की जितनी शक्तियाँ थीं वो एक दूसरे से जलन की भावना रखती थीं, एक दूसरे को पिछाड़ने की भावना रखती थीं और एक दूसरे के हिस्से को कब्जा करने के लिए चाहती थीं। तो सीधी बात है, यहाँ का जो माहौल था बहुत ही टेंस था। और ये करता कौन रहा या कर कौन रहा था? यूरोपियन पावर्स। क्योंकि यूरोपियन पावर्स जो थे, यूरोपियन के जो देश थे उसमें कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी बहुत ही एपेक्स लेवल या ऊंचाई पे पहुंच गई थी।
ड्यूरिंग द पीरियड देयर वाज इंटेंस रिवलरी अमंग द यूरोपियन पावर में एक दूसरे को पिछाड़ने की होड़ थी। ओवर ट्रेड एंड कॉलोनी, व्यापार के माध्यम से या कॉलोनियों पे कब्जा करने के माध्यम से, एज वेल एज नेवल, समुद्री सेना के माध्यम से, या मिलिट्री माइट, सैन्य शक्तियों के प्रदर्शन के माध्यम से। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वॉर, जिसने कि कई युद्ध को जन्म दिया। देखिए, सब एक दूसरे को पिछाड़ना चाहते हो तो निश्चित ही लड़ाई होगी। दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर इन दिस रीजन, इस रीजन में कई लड़ाइयाँ हुई। एंड फाइनली, अंत में द फर्स्ट वॉर अकर्ड, और बाद में ये लड़ाइयाँ जो थी फर्स्ट वॉर के कन्वर्ट में, मतलब जो रूप में प्रस्तुत हुई। लोग बताते हैं कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार को किसी ने मार दिया था तो फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, पहला वाला। देखिए, ये तो था ही। ऑस्ट्रिया का राजकुमार, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार डाला गया था और इसके कारण यूरोपीय शक्तियों में वर्ल्ड वॉर हुआ। ये तो बात सही है, लेकिन जो उसके पीछे मेन इंटेंशन था वो ये था कि यूरोपीय शक्तियाँ गरीब देशों को, बाल्कन रीजन में कैरेबियन कंट्री को, एशियन कंट्री को अपने कब्जे में करना चाहती थी। और ये जो आप कह सकते हो कि जो दौड़ थी, इसमें यूरोपियन पावर एक दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जिसके कारण फर्स्ट वॉर तक कंडीशन पहुंच गई। नेशनलिज्म अलाइन टू द इम्पीरियलिज्म, राष्ट्रवाद जो था वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इम्पीरियलिज्म माने विस्तारवाद में बदल गया। ऐसे आपने इंग्लैंड का नाम सुना होगा। इंग्लैंड का कब्जा लगभग कई देशों में था, भारत में भी इंग्लैंड कब्जा था। तो हर देश नए गरीब देशों पे कब्जा करना चाहते थे, और इसी के क्रम में लड़ाइयाँ हुई और वर्ल्ड वॉर तक की नौबत आ गई। लेड टू यूरोप टू द डिजास्ट्रस इन द 1914। आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1919 के बीच में हुआ था। द एंटी एम्पेरियल मूवमेंट डेट डेवलप एवरीवेयर, नेशनलिस्ट इन द सेंस डेट they all struggle to form independent nation states and were inspired by the sense of collective national unity. Fought of the confederation with the imperialism, but the idea of the society should be organized into the nation state come to be accepted as the natural and the universal. देखिए, आपने देखा कि जब यूरोपीय शक्तियाँ बाल्कन रीजन में एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए या हराने के लिए लड़ रही थी, तो यद्यपि ब्रिटेन का जो ग्रुप था या समूह था उसको जीत हुई, लेकिन इस कंडीशंस में बहुत कुछ बदल गया। बहुत कुछ बदल गया का मीन्स क्या हुआ? द पावर ऑफ द मोनार्च becomes decline, and of course the feeling of nationalism is a good thing. नेशनलिज्म की फीलिंग होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये नेशनलिज्म फीलिंग जो है वायलेंट ना हो। ये एक्सपेंस मतलब जो आप कह सकते हो कि ये मतलब जो है मतलब जो है विस्तारवादी ना हो। अगर विस्तारवादी होती है नेशनलिज्म की फीलिंग, जहाँ तक आप जानते हैं, इट वाज ह्यूजली इन्वॉल्व इन नेपोलियन बोनापार्ट एंड द हिटलर। देखिए, जर्मनी में हिटलर के अंदर और फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग थी, लेकिन नेशनलिज्म की फीलिंग का जो है उसका जो वायलेंट रूप था, कहीं ना कहीं इसने वार को लीड किया, कहीं ना कहीं इसने आप कह सकते हो कि विस्तारवादी व्यवस्था को जनरेट किया, और जिसके कारण वार हुआ। और वार के बाद देखिए रिजल्ट क्या हुआ, जिसको हम बताना चाह रहे थे। रिजल्ट के बाद ब्रिटेन की पावर धीमे धीमे कम होने लगी और नए नए कंट्री पावरफुल हो गए। अगर आप देखो आज की डेट में रूस, अमेरिका ना, ये सब कहीं ज़्यादा आगे निकल गए हैं ब्रिटेन से। आपने क्लास 9th में रूस की क्रांति पढ़ी थी, फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी नहीं? इसके अलावा आपने ये सब देखा होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि नेशनलिज्म होना अच्छी बात है, लेकिन नेशनलिज्म का अगर फेस जो है वायलेंट होगा तो कहीं ना कहीं ये विस्तारवादी नीतियों पे जाएगा, इम्पीरियलिज्म जिसको आप कहते हो,
और कहीं न कहीं वो एक्सटेंशन फीलिंग होगी, एक्सटेंशन विस्तारवादी व्यवस्था, तो कहीं न कहीं वार होगा, वार के बाद कहीं न कहीं डैमेज होगा। तो आपने देखा कि कैसे यूरोप, जो कि एक देश कई टुकड़ों में था, कैसे वहाँ पे राजतंत्र था, कैसे राजतंत्र एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे, कैसे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई, कैसे वहाँ पे मुना सिस्टम का ख़त्म हुआ, कैसे वो डेमोक्रेटिक बने, कैसे वहाँ पे लोकतंत्र आया। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड में ठीक है आज राजतंत्र है, लेकिन वहाँ पे अधिकांश पावर वहाँ की पार्लियामेंट को है, राजा केवल नाम का है। लेकिन पहले क्या था, पहले राजा जो है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और आपका लेजिस्लेचर तीनों पावर अपने हाथ में रखता था। तो परिस्थितियाँ कितना बदलाव लाती हैं, इसको आपने इस चैप्टर में पढ़ा। यद्यपि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी था, लेकिन हमने कई पार्ट्स में आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आप ये सब पढ़े होंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक जब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो हम यही कहेंगे कि आप पहले इसको देखिए, और बुक हो तो उसको भी पढ़िए, निश्चित है डेफिनेटली चैप्टर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ओके।